ईस्ट अफ्रीकाज लीडिंग नॉवेलिस्ट नगोगी वा थिओंगो। इनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनका जो नॉवल है अ ग्रेन ऑफ वीट, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पोस्ट कलोनियल नॉवेल्स जब भी डिस्कस होते हैं उनके अंदर जो एक एक्सप्लॉयटेशन का, कॉलोनाइजेशन का जो थीम है वो एक मेजर थीम होता है। और पोस्ट कलोनियल नॉवेल्स को, पोस्ट कलोनियल राइटिंग्स को पढ़ के ही हमें पता चलता है कि वर्ल्ड में क्या होता आया है और जो हमारे मेटा नैरेटिव्स हैं वो किस तरह से हमें वो मिनी नैरेटिव्स में नज़र आते हैं कि हम किसी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा प्रेज्ड करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उनको हम अपना आइडियल मानते हैं। लेकिन जब हम लोग पोस्ट कलोनियल लिटरेचर को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि उन नेशंस की रियलिटी क्या है जिनको हम अपनी एक्चुअल लाइफ में, अपनी रेगुलर लाइफ में फॉलो करते हैं। और नगोगी व थिओंगो ने अपनी जितनी भी राइटिंग्स लिखी हैं, स्पेशली इनकी पोस्ट कलोनियल राइटिंग्स, वो इस वजह से इंस्पिरेशन रखती हैं हमारे लिए क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को, अफ्रीकन सोसाइटी में जो कुछ हुआ कलोनियल रूल में, उन सबको बताया है। साथ ही साथ उन्होंने ऑपरेशन को डिस्कस किया है। साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स ने आकर यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया, ऑप्रेस किया लोगों को, उन सबको भी उन्होंने डिस्कस किया है। लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। अ ग्रेन ऑफ व्हीट। सबसे पहले नगोगी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से राइटर थे, मीन्स कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये कंट्री जिससे बिलोंग करते हैं उसको कहते हैं केनियन। ऑथर थे नहीं हैं बल्कि, क्योंकि इनकी जो बर्थ थी वो 1938 में हुई थी। उसके बाद इनकी अभी तक डेथ डेट जो है वो कहीं पे भी नहीं पब्लिश हुई। मीन्स कि ये एक लिविंग राइटर हैं। साथ ही साथ एकेडमिक पूरा इनके केनियन ऑथर थे। साथ ही साथ इन्होंने एकेडमिक वर्क्स भी लिखे और इन्होंने किकोयो लैंग्वेज, यानी कि जो इनकी नेटिव लैंग्वेज है, इन्होंने उस लैंग्वेज को यूज़ करके अपनी राइटिंग्स को लिखा। ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात है, या फिर मोस्ट एक फेमस इनके बारे में ये बात है कि इन्होंने अपने लैंग्वेज को यूज़ किया। ईस्ट अफ्रीका के लीडिंग नॉवेलिस्ट थे। किस हवाले से? क्योंकि इन्होंने पोस्ट कलोनियल उन टॉपिक्स पे बात की जिन पे बहुत कम राइटर्स बात करते हैं या फिर जिन पे बात करना बहुत लेट स्टार्ट हुई थी। उसके बाद अपने नॉवल की तरफ आते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीकन नॉवेल्स की या फिर अफ्रीकन राइटिंग्स की हमेशा से एक डिफ़िकल्ट बात ये होती है कि उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है। कोई दूसरा जो कि नेटिव ना हो उसको पढ़ने वाला अफ्रीकन लिटरेचर को, जैसे उनके नेम थोड़े से अफ्रीकन होते हैं, उनकी लैंग्वेज क्योंकि डिफरेंट है इस वजह से। तो ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है जो कि नगोगे ने लिखा था और ये पब्लिश हुआ था सबसे पहले हैंडमैन अफ्रीकन राइटर सीरीज़ में। उसके बाद इन्होंने ये जो नॉवल है वो उस वक्त लिखा था जब ये लीड्स यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे और ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1967 में हैंडमैन में। और ये जो टाइटल है ये लिया गया है गॉस्पल से, अकॉर्डिंग टू एस टी जॉन। इनके एस टी जॉन कहते हैं कि ये जो टाइटल इन्होंने लिया है वो लिया है गॉस्पल से। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो नॉवल है ये किस सिनेरियो में लिखा गया था, यहाँ पे ये नॉवल हमें किस सोसाइटी को डिपिक्ट करवाता है। तो ये इसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज मिक्स हैं। मीन्स के ये उस टाइम पे सेट हुआ था नॉवल जब स्टेट ऑफ इमरजेंसी थी केनिया में, यानी कि वो स्ट्रगल कर रहे थे अफ्रीकन या केनियंस जो थे वो ये अपनी इंडिपेंडेंस के लिए 1952 टू 1959। अगर आपको पता होगा तो 1960 में इनको फाइनली इंडिपेंडेंस मिल गई थी। उससे पहले का जो टाइम पीरियड है वो उनका इमरजेंसी या फिर स्ट्रगल का टाइम पीरियड हम लोग कह सकते हैं केनियन सोसाइटी में था। उसके बाद 2022 में इस नावल को बिग जुबली रीड में जो है वो उसमें इंक्लूडेड किया गया और कॉमनवेल्थ ऑथर्स के थ्रू इसको सिलेक्ट किया गया और इसको एलिजाबेथ जो सेकंड थी उनकी प्लेटिनियम जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए इसको सिलेक्ट किया गया था। कॉमनवेल्थ ऑथर्स को जब सिलेक्ट हुए तो ये नावल भी उसमें सिलेक्ट हुआ था। अब आते हैं इस नावल के कैरेक्टर्स की तरफ। कैरेक्टर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस नावल के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में यही है कि ये जब केनियन पीपल थे वो अपनी स्ट्रगल के लिए फाइट कर रहे थे। मीन्स अपनी जो
उनकी इंडिपेंडेंस थी, उनके लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, अपनी जो इंडिपेंडेंस थी उसके लिए वो फाइट कर रहे थे, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए तो ब्रिटिशर्स क्या कंसीडर करते थे कि ओल्ड जो केनियन पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा वो बैकवर्ड्स हैं, मीन्स कि वो कोई ओल्ड एजेस में रह रहे हैं, उनकी ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, उनकी वो जो ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, वो इनको, वो ब्रिटिशर्स इनको कंसीडर ही नहीं करते थे, कि ये उनको अच्छा नहीं मानते थे। बट जब केनियंस को रियलाइज़ हुआ कि हमें अब अपनी इंडिपेंडेंस के लिए बोलना चाहिए, हमें अपनी फ्रीडम के लिए बोलना चाहिए, बिकॉज उनका जो फ्यूचर है वो इसी पे बेस करता है। अदरवाइज जब तक वो ब्रिटिशर्स की के ऑर्डर्स मानते रहते, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे अफ्रीकन्स, केनियंस पीपल। सो इसीलिए इन्होंने जब उनके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई तो 1952 टू 1959 में इनके लिए एक स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया और 1960 में इनको फ्रीडम मिलती है। तो ये नावल जस्ट फ्रीडम से पहले और फ्रीडम के डे को सेलिब्रेट करने के हवाले से जो है इस स्टोरी को या फिर थीम्स को उनको डिस्कस करता है। करेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो करेक्टर है वो है मोगो का करेक्टर। इसमें मोगो जो है एक हम उसको अलोन रहने वाला पर्सन कह सकते हैं, या फिर लोनलाइनेस पसंद करने वाला कह सकते हैं, या फिर लोनर ऐसा पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है इस नॉवल के अंदर, जो कि इस नॉवल का हीरो बन जाता है। और साथ ही साथ उसने हंगर स्ट्राइक करता है वो डिटेंशन कैंप के अगेंस्ट। मीन्स के इसको जो है जब फोर्सफुली इस विलेज में रहने पे मजबूर किया जा रहा था, केनियन विलेज में, ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन, तो इसने जो है वो स्ट्राइक की थी। और जो माओ माओ रेबल्स हैं, माओ माओ रेबल्स एक्चुअली जो हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे और इन्होंने स्ट्रगल की थी इंडिपेंडेंस के लिए केनियन लैंड में। उसके बाद इसने विलेज के एक गार्ड को रोका था, एक प्रेग्नेंट वुमेन को मारने से। अगर उसको मार देता तो वो उसकी डेथ हो जाती प्रेग्नेंट वुमेन के उसके लिए। लेकिन इसने बिट्रे भी लोगों को किया, उस वजह से इसको हीरो माना भी जा सकता है और इसको हीरो नहीं भी माना जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है जिकोनियो। जिकोनियो जो है ये एक एम्बिशियस कारपेंटर और बिजनेसमैन था और इसने मम्बी नाम की लेडी से जो है वो इसकी शादी हुई थी। थर्ड करेक्टर है मम्बी, ये जो कि है जिकोनियो की वाइफ, और साथ ही साथ ये हीका जो करेक्टर है इसमें, हीका उसकी सिस्टर है। और ये जब जिकोनियो जो है इम्प्रिजन था तो उसकी एब्सेंस में ये करंजा के साथ जो है वो इसने नाइट स्पेंड की थी, और उसके बाद उसी का इलिजिटिमेट बेबी होता है इसके पास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट करेक्टर जो फोर्थ है वो है करंजा। ये जो करेक्टर है ये केनियन कोलैबोरेटर है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स करते थे सब लोग। सब लोगों को काफ़ी डाउट्स थे इसके ऊपर, क्योंकि इसको ट्रेटर समझते थे वो लोग। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर आता है हमारे पास हीका का करेक्टर। ये जो है रेजिस्टेंस फाइटर था और इसने पुलिस स्टेशन को कॉन्क्योर किया था ब्रिटिश रूल से। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर आता है जॉन थॉम्सन। जॉन थॉम्सन जो है वो एक वाइट सेटलर था केनियन सोसाइटी में और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ थबाई था। और ये फेवर करता था कॉलोनियल रोल को, क्योंकि ये समझता था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो अफ्रीकन्स को, केनियन पीपल को अच्छे से मैनर सिखा सकते हैं, उनकी ओल्ड जो ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ को, अपनी जो इंग्लिश वैल्यूज़ हैं उनके साथ चेंज करके उनको एक बेटर वे ऑफ लाइफ दे सकते हैं। बट टोटली एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट था इसका जॉन थॉम्सन का। ये हमारे कुछ करेक्टर्स थे इंपॉर्टेंट, और हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखा कि किस तरह से केनियंस ने, यहाँ पे जो केनियन पीपल हैं, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल की, और नगोगी ने यही चीज़ें जो हैं वो अपने इस नावल में दिखाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। समरी को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं और उसका डीप एनालिसिस करेंगे और उसके थीम्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।